हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही क्लास 12 की, जिसके अंदर हमारी अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स रेगुलर बेसिस पर आपके सामने आ रही है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर गवर्नमेंट बजट के संग। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपने मनी एंड बैंकिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। An annual statement of estimated receipts and estimated expenditure of the government over the fiscal year is known as budget, इनकम एस्टिमेट्स, अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर। एक ऐसा एनुअल स्टेटमेंट जिसके अंदर हम आने वाले फिस्कल ईयर के गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताते हैं। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बजट, इनकम स्टेटमेंट, अकाउंट या फिर एक्सपेंडिचर। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं मैं भी चेक कर लेता हूं और आप भी आंसर फटाफट से बता दो। और करेक्ट आंसर आ रहे हैं, इसका तो गलत आने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बजट। ये चीज समझ में आ गई आपको बच्चों? बहुत ही बढ़िया। ये आंसर आप अनुभव से दे सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया आपको पढ़ते पढ़ते। तो अनुभव, ए फॉर अनुभव, ए फॉर बजट। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे रीड करेंगे? Which of the following is an example of direct tax? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? वेट, एक्साइज, एंटरटेनमेंट या फिर वेल्थ? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है? वेट, एक्साइज, एंटरटेनमेंट या फिर वेल्थ? तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन है कि पूछना भी नहीं चाहिए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ फिस्कल ईयर? 1st April to 31st March, 1st January to 31st December, 1st March to 28 February या फिर कोई भी नहीं? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आया बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1st April टू 31st March। ये होता है हमारा फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? When the government spends more than its collect by way of revenue, it incurs। जो गवर्नमेंट कमाने से ज्यादा खर्च करती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? When government spend more than its collect, ठीक है, खर्च ज्यादा करती है कमाने के मुकाबले, तो उसे वो क्या बुलाते हैं? बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया बजरंगी भाईजान, मतलब बी फॉर बजट डेफिसिट। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर आया है। बजट सरप्लस का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू ज्यादा हुआ है और खर्चा कम हुआ है। और बजट डेफिसिट का मतलब है कि खर्चा ज्यादा हुआ है और रेवेन्यू कम हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा रीड करेंगे। द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल बोर एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन। द फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, टैक्सेस, स्पेंडिंग्स या फिर बोरिंग्स। इन्होंने फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, टैक्सेस, स्पेंडिंग्स या फिर बोरोइंग्स। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर आया है वो आया हमारे पास दादी अम्मा मान जाओ, मतलब डी ऑप्शन आया, मतलब डी फॉर बोरोइंग्स। बिल्कुल सही। ऐसे ही आंसर आपको देने चाहिए जिससे आपको याद रहेगा और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बना रहेगा क्लास के अंदर। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर बिल्कुल सही था, डी, बोरोइंग्स। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है? बोरोइंग्स होता है। ओके। अब बच्चों बात करेंगे सबसे वन ऑफ द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसको गलत कर देते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर देयर? कितने टाइप की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं? 2, 3, 4, 6? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 या फिर 6? लगाओ अपनी अकल और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो मेरे पास इसका जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। आप ये आंसर अनुशासन से दे सकते हो, आप इसको अनजान बनकर भी दे सकते हो, आप इसको अपनी अकल लगाकर भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2। दो टाइप की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, एक होती है हमारी टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, एक होती है हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर हो गया आपको? ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा रीड करेंगे? The amount collected by the government as taxes and duties is known as। जो भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इसको वो क्या बुलाते हैं? कैपिटल रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो मेरे पास जो आंसर आया बिल्कुल बेहुदा आंसर आया है, बहुत ही बेहुदा आंसर आया है। बिल्कुल सही आंसर आया है बी फॉर टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। बी फॉर बेहुदा, बी फॉर बहुत बेहुदा, बी फॉर टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, अगर बच्चों आपको हमारी कॉमेडी बिल्कुल बेकार लग रही है तो मुझे बता देना, मैं अगली बार से ये फालतू की कॉमेडी भी नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। ये बच्चे हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते रहते हैं। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दे रखा है? द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड इज नोन एज। जो भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है, कलेक्ट करती है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिविडेंड, उसको हम क्या बुलाते हैं? टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो मैं जा रहा हूं अपना कमेंट सेक्शन चेक करने के लिए, आप भी फटाफट से आंसर बता दो। और बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे पास, इसका ऑप्शन है सी, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सही। क्या था आंसर? सी फॉर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स वाली तो पता लग गया, टैक्स एंड ड्यूटीज, और जो भी इंटरेस्ट, फीस, डिविडेंड होते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आती हैं। ओके। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जरा रीड करेंगे। बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट या फिर डेफिसिट इन टैक्सेस। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट बजट के अंदर जो बोरोइंग्स होती हैं वो क्या होती है? रेवेन्यू डेफिसिट होती है, फिस्कल डेफिसिट होती है, प्राइमरी डेफिसिट होती है, या फिर डेफिसिट इन टैक्सेस होती है। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसके आंसर को, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिस्कल डेफिसिट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि फिस्कल डेफिसिट ही क्या होती है? बोरोइंग्स होती हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिस्कल डेफिसिट। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जरा रीड करेंगे। द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड्स या फिर एक्साइज। तो बताइए बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू इनमें से क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड्स या फिर एक्साइज। तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, और आई होप आपने भी इसको सही गेस कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिविडेंड्स। बच्चों डिविडेंड होता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, बाकी एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे तीनों क्या होते हैं? टैक्सेस होते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलती कर जाते हैं काफी बार। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन। मतलब गवर्नमेंट बजट के अंदर प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होता है? ए, रेवेन्यू डेफिसिट जीरो, बी, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, सी, फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, या फिर डी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, ऑप्शन नंबर सी, फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, या फिर डी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास जो आंसर आया बच्चों बिल्कुल सही आंसर आया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट। ये फॉर्मूला है बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा तब क्या होगा? तो ये जीरो आंसर कैसे आएगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, बिल्कुल सही आंसर बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। डायरेक्ट टैक्स को हम डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली किससे लिया जाता है?
प्रोड्यूसर्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड, सेलर ऑन गुड्स सोल्ड, बायर्स ऑफ गुड्स, या फिर इनकम अर्नर्स? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है कि हम डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली किससे लिया जाता है, प्रोड्यूसर, सेलर्स, बायर या फिर इनकम अर्नर्स? तो बिल्कुल सही आंसर आता हुआ मेरे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, इनकम अर्नर्स। जो भी डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम अर्नर्स पर ही लगता है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ओके, तभी तो उसका नाम इनकम टैक्स पड़ जाता है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जरा रीड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है थ्रू बजट? ए, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं जरा अपना कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूं और आप भी फटाफट से आंसर बताओ। तो बच्चे बता रहे हैं सर डी फॉर डोंट नो, हमको नहीं पता। तो बिल्कुल सही आंसर बताया बच्चों ने, डी फॉर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही आंसर। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट के थ्रू ये सारी चीजें अचीव करना चाहती है। ओके बच्चों, आज मैं थोड़ा फंबल ज्यादा कर रहा हूं, अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर प्लीज माफ कर देना, ठीक है? ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? The expenditure which do not create assets for the government is called। गवर्नमेंट जो खर्चा करती है और उसके जो असेट्स क्रिएट नहीं होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या दोनों में से कोई भी बुला लो या फिर कुछ भी नहीं बुलाते। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। Those expenditure which do not create assets for the government is called revenue expenditure, capital expenditure, can be both A and B या फिर none of the above। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से ही ना तो हमारे असेट्स इंक्रीज होते हैं ना ही हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय। इंडिया के अंदर 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, एसबीआई या फिर कोई भी नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आया मेरे पास बिल्कुल सही आया, बी फॉर बिग बाजार, मतलब बी फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आंसर। 1 रुपए का नोट कौन इश्यू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। उसके अलावा जितने भी सारे नोट्स हैं वो कौन इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन मजाक, बहुत ही गंदा मजाक है आपके संग, आपकी मेहनत के संग। कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स या फिर नन ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पूछना भी नहीं चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है। ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या दे रखा है 17? विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन? जब गवर्नमेंट ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाती है तो ऐसे में वो कौन सा खर्चा करती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए फॉर बी या फिर सी या फिर डी? बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज इट क्रिएटेड द असेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिज बनाने से गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट एसेट्स क्रिएट कर रही है, तो इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आएगा। ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वो क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज? जो कंट्री उभरती हुई हैं, जो उगती हुई कंट्रीज है, उनके लिए कौन सा बजट सुटेबल रहता है? डेफिसिट, बैलेंस्ड, सरप्लस या फिर नन ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भी इकोनॉमी, जो भी कंट्रीज है वो डेवलपिंग स्टेज पर होती है, तो उनके लिए कौन सा बजट सूट करता है? डेफिसिट, बैलेंस, सरप्लस या फिर नन ऑफ दीज?
तो चलिए चेक करते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। आई होप आप भी सही गेस करेंगे बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बजट डेफिसिट। कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि कंट्री में गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए, और टैक्सेस वो कम ले रहे हैं। इन शॉर्ट ये चीज क्लियर हो गया। ओके तो बच्चों अभी तक हम मुश्किल से हमको 15-16 मिनट हुए क्लास करते हुए और हमारे 18 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो देख रहे हैं हमारी स्पीड, ऐसी स्पीड आपके एग्जाम के अंदर भी होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी बात आपको सही बताई गई है? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स। बी, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। Option number C, fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment, या फिर डी, all of these। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। करें वीडियो को पॉज और बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payments। ध्यान रखना जिन्होंने भी इसका आंसर ए बताया बच्चों वो गलत बताया है। जिन्होंने भी इसका आंसर ए बताया या आपने ये सोचा होगा, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, टोटल रिसीट के अंदर बोरोइंग्स होती हैं, पहले उनको आपको हटाना पड़ता है तब हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है। तो इसलिए पहला वाला फॉर्मूला तुम्हारा गलत हो गया। दूसरा, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसका आंसर है गलत। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये चीज क्लियर हो गई। ओके तो इसलिए थर्ड आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स? नीचे दी गई चीजों में से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या फिर गिफ्ट टैक्स। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करेंगे इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है, और बाकी सारे टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। और मुझे नहीं लगता ये 21 आपको आता होगा, और ये मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन दिया है और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि आप इसको एकदम सही बता पाएंगे। ठीक है तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। प्रोफेशनल टैक्स इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर ग्राम पंचायत। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तुक्का ही मार दो क्योंकि मुझे पता है आपको आंसर 99% बच्चों को ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है। एक ये वर्ड आया था बुक के अंदर तो मैंने इस पे भी क्वेश्चन बना दिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है? प्रोफेशनल टैक्स लगाती है। ठीक है ये चीज क्लियर हो गई। बट इंडिया के अंदर मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगाती है। बहुत ही एक या दो गवर्नमेंट लगाती प्रोफेशनल टैक्स, इसलिए हमको ये चीज पता नहीं होती है। बस ये जनरल नॉलेज के लिए मुझे बताना था, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन आपके सामने रख दिया। ओके अब बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल करेंगे। बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय। पार्लियामेंट के अंदर बजट कौन प्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, होम मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो मेरे पास बिल्कुल सही आंसर आया सी फॉर चमकीला। मैंने ची बोल दिया, फिर इसका करेक्ट आंसर है सी फॉर सीतारमन जी। ठीक है मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 भी क्या है? एक फॉर्मूला दे रखा है हमको, जरा समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजर ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से हम प्राइमरी डेफिसिट कौन से सही फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट,
या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यही बच्चों भी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया था। ओके, चलिए बच्चों आज का लास्ट सुपर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से रेवेन्यू रिसीट कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रिकवरी ऑफ लोन, बी फॉरेन ग्रांट, सी प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज या फिर ऑप्शन नंबर डी वेल्थ टैक्स। तो बताइए बच्चों नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ए, बी, सी या फिर डी? तो करें वीडियो को पॉज और बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिकवरी ऑफ लोन्स। बच्चों रिकवरी ऑफ लोन हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसीट होती है। क्या होती है, कैपिटल रिसीट होती है। ओके, फॉरेन ग्रांट्स दान आ रहा है, रेवेन्यू रिसीट है। प्रॉफिट ये भी क्या एक रेवेन्यू रिसीट है, और टैक्स हमारा रेवेन्यू रिसीट होता ही होता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का सेशन गवर्नमेंट बजट के ऊपर। मनी बैंकिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमने गवर्नमेंट बजट भी कंप्लीट कर लिया, और आने वाले सेशन के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को भी कंप्लीट कर लेंगे, और इसी तरीके से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज भी हो जाएगी, और उसके बाद हम जाएंगे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इन शॉर्ट आईईडी की तरफ, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो चलिए बच्चों आपसे लेते हैं विदा, मुलाकात होगी अब आपको मंडे रात 8 बजे। ठीक है, आज मंडे टू सैटरडे था, छठा दिन था हमारा सीरीज का, आज खत्म, कल संडे, आप आराम कीजिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे अब मंडे रात को 8 बजे विद अकाउंटेंसी। टिल देन पढ़ते रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।